नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। हरियाणा के भी किसानों के खातों में किस्त की राशि पहुंचाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े सीएम सैनी ने प्रदेश के किसानों को मिली इस राहत पर खुशी भी जताई है और सभा को संबोधित किया। आज इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हम सब के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ समय के बाद देश के किसानों के खाते में 21वीं किस्त नॉन स्टॉप डालने वाले हैं। आज इस अवसर पर हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष विपिन भैसला जी, पूर्व विधायक जगदीश नैयर जी, पूर्व विधायक दीपक मंगला जी, हमारे मनोज रावत जी, परवीन डागर जी पूर्व विधायक, हमारे पूर्व राज्यसभा के सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी, चेयरमैन जिला परिषद पलवल नरेंद्र जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद उमेश जी, हमारे एग्रीकल्चर विभाग के एसीएस पंकज अग्रवाल जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर नारायण कौशिक जी और हमारे सभी जिले के उपस्थित मंत्रीगण, हमारे सांसदगण एवं विधायकगण जो हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से आज इस गौरवशाली कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का और सभी किसान भाइयों का, मातृशक्ति का, सभी युवा साथियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये 21वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज कुछ समय के बाद हमारे बीच में डालने वाले हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी 18,000 करोड़ रुपए के राशि 9 करोड़ किसानों के खाते में आज डालने का भी थोड़ी देर में काम करेंगे। साथियों, मुझे यह बताते हुए कि बड़ी खुशी भी हो रही है कि आज हरियाणा के 15,82,000 किसानों के खाते में आज 316 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि आज हरियाणा के किसानों में के खाते में डाली जा रही है। साथियों, इसे मिलाकर के किसानों को आज हमारे कुल 7,233 करोड़ ये 74 लाख रुपए की राशि ये अब तक डाली जा चुकी है। जो 21वीं किस्त जब ये डल जाएगी इसमें 7,233 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि ये किसानों के खाते में डाली जा चुकी है। किसान भाइयों, पलवल के आज हमारे 74,299 किसानों के खाते में आज अभी थोड़ी देर के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी
ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ये 21वीं किस्त डालेंगे तो पलवल जिले के मेरे किसानों के खाते में 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि आज उनके खाते में पहुंचेगी। साथियों, आज 21वीं किस्त जारी करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हरियाणा के मैं जागरूक किसानों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि नॉन स्टॉप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत और सशक्त करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पीएम किसान निधि किसान का सहारा है। और आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने विधायक और निगम अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसकी जानकारी देते हुए विपुल गोयल ने बताया कि फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और शिक्षा विभाग की सभी योजना को फरीदाबाद में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। फरीदाबाद के स्कूल जो मेरी विधानसभा के अंदर आते हैं उनको किस तरीके से अपग्रेड किया जाए, किस तरीके से उनमें जो जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए, और पीएम श्री और बुनियाद और सीएम श्री स्कूल्स जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अभी घोषणा की है कि पीएम श्री की तर्ज पर हम सीएम श्री स्कूल बनाएंगे, उसको हम किस तरीके से कौन कौन से स्कूल उसमें आ सकते हैं, क्योंकि फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी एक छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है स्कूलों की। और पीएम श्री के अंदर जो 10 किलोमीटर का क्राइटेरिया उसके अंदर तो नहीं आते, लेकिन सीएम श्री में स्ट्रेंथ के हिसाब से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसमें वो जरूर आएंगे। तो उस पर एक चर्चा पूरी की गई और किस तरीके से हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा सकते हैं, किस तरीके से उनको और अपग्रेडेशन कर सकते हैं, सीएसआर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो सारी बातें उस पर एक विस्तृत चर्चा आज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हुई है। यहाँ पर ये बताएं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रियों का काम किया गया था उसका कुछ रिव्यू करा है आपने? ऑनलाइन रजिस्ट्रियों का जो काम है वो रिव्यू किया नहीं गया था, एवरी डे रिव्यू हो रहा है। कल भी 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हुई हैं और डे बाय डे उनमें बेटरमेंट, क्योंकि जब इतना बड़ा बदलाव और परिवर्तन किया जाता है कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ ही जाती है। कुरुक्षेत्र में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान स्वामी ज्ञानंद महाराज ने कहा कि पीएम मोदी का आगमन इस आयोजन की भव्यता को एक नई ऊंचाई देगा। तो वह इस बार 50 से अधिक देश महोत्सव से जुड़ेंगे और 21,000 विद्यार्थी गीता के श्लोकों का सामूहिक उच्चारण करेंगे। 24 नवंबर से मुख्य समारोह शुरू होगा और सेमिनार गीता महायज्ञ और कथा के साथ पूरे दिन चलेगा, 21 दिन। सरस मेला के रूप में विधिवत प्रारंभ हो चुका है और हमें लगता है कि जिस प्रकार से प्रारंभ से ही लोगों में आस्था, उत्साह, उल्लास दिखाई दे रहा है, इसे देखकर लगता है कि आगे आगे जैसे भगवद गीता और गीता महोत्सव के कुछ विशेष भाव आएंगे तो उसमें ये उल्लास एक राष्ट्रव्यापी उल्लास बनेगा और भारत से बाहर तक भी आज के जो संचार माध्यम है उनके माध्यम से पूरे विश्व को ये जोड़ेगा अपने साथ। 24 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मुख्य भाव है वो प्रारंभ होगा। 15 तारीख से भी सरस मेला के रूप में, क्राफ्ट मेला के रूप में वो आप सब देख ही रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर कलेसर नेशनल पार्क के पास आमवाली के जंगल में एक हाथी दिखाई दिया। वे जंगल में मस्त मौला होकर घूम रहा था, तभी अचानक एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी तो शख्स ने चलती हाथी का वीडियो मोबाइल में बना लिया। हालांकि इस हाथी ने उत्पात तो नहीं बचाया, लेकिन वाइल्ड लाइफ विभाग के अधिकारियों के चेहरे पर रौनक जरूर ला दी। आपको बताते चले कि इससे पहले भी यहां 3 हाथियों का झुंड दिखाई दिया है।
तो वहीं अब वाइल्ड लाइफ विभाग अनुमान लगा रहा है कि शायद ये वही हाथी है जिसे अराइयावाला गांव के खेतों में कहर बरपाया था। और आगे बढ़ेंगे। करहंस गांव के पास हाईवे पर राहगीर की सूचना पर समालखा पुलिस और गो भक्तों ने गायों से भरा एक ट्रक पकड़ा, जिसमें करीब 12 गायें और 2 से 3 बछड़ों को ठूस ठूस कर भरा गया था। आपको बता दें कि विधायक कार्यालय के नजदीक कल्की क्रिएशन के पास ट्रक को रोककर गायों को रेस्क्यू किया गया, तो वहीं गाड़ी चालक और गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। तो वहीं अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ट्रक को क्लियर किया जाएगा, जिसके बाद सभी गायों और बछड़ों को भापरा रोड स्थित बेसहारा गोवंश चिकित्सालय में सुरक्षित छोड़ा गया, जहां डॉक्टर और चिकित्सालय की टीम उनकी निगरानी कर रही है। दो ड्राइवर थे जिनका आपसी झगड़ा होगा मालिक के साथ, तो नया गाय उतार रहे थे। तो जैसे ही मौके पुलिस पहुंची तो पुलिस ने संदीप को फोन किया। संदीप ने हमारी टीम को फोन किया। मौके पर आया जो कि सारी गायों को 12 गाय हैं, उसमें 2 भी आई है, 10 बेची गाय, 2-3 पुत्र का बात किया। जो संभालता जी बेसारा गोवा सेवा समिति में छोड़ दिया, तो उनको देखा तो वे बहुत बुरी हालत में थी, जो कि भूखी तो शायद 2-3 दिन से। डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनको चेक किया गया, फिर उसको सुरक्षित गौशाला में पहुंचा दिया गया है। उनके लिए पानी चारे की सुविधा रख दी गई है। जो काफी झगड़ा था उसके लिए कटने के लिए जा रही थी। हमने को टीम में नहीं चढ़ाया। पानीपत के चौटाला रोड स्थित आरएन फाइबर फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। इस दौरान फैक्ट्री में रखा सारा माल और मशीनें जलकर राख हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि आग के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो ये 2 प्लाट से हैं, दूसरे प्लाट में काम कर रहे थे, फिर अचानक इधर लेडीजों की आवाज आई कि आग लग गई। जब देखा तो आग काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन बचाने की भी कोशिश करी, लेकिन नाकामयाब रहे। फिर थोड़ा बहुत जो भी निकला ना, तो पूरी फैक्ट्री में धीरे धीरे पूरा ही आप देख रहे हो, आप पूरे में आग हो चुकी है। आग लगने के कारण कुछ पता लगे? कारण तो सर हमें कुछ नहीं पता लगा, आग लग चुकी थी जब पता लगा, आवाज सी आई। बात ये क्या नाम है, वहाँ मैं फायर ब्रिगेड पे जाके आया हूँ, कोई हालत इतनी खराब कर रखी है, कोई यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं आ रही है। सिर्फ 2 या 3 फायर ब्रिगेड आई है सुबह से अब तक की। पुलिस वाले खड़े हुए हैं, पुलिस वाले भी लगातार फोन कर रहे हैं, सारा प्रशासन फोन कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब क्या इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे बताइए ना। इंडस्ट्री इतनी हालत खराब हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, फिर क्वेश्चन करने के लिए 50 लोग आ जाएंगे, मीडिया भी, सारे हर आदमी आएगा क्वेश्चन के लिए। कैसे लगी, कंट्रोल करवाना है इनकी वो है, जिम्मेदारी है। आरएन फाइबर है चौटाला रोड पे, इसमें आग की सूचना मिली थी। उस आग की सूचना पे मैं और एसएचओ के साथ सभी मुलाजिमों के साथ पहुंचे हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हैं और इस पे जल्द काबू पाएंगे। आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी कि चौटाला रोड पे आग लगी है, तो तुरंत हमने अपनी जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है हुड्डा, वहाँ से 2 गाड़ियाँ भिजवाई, लेकिन उन द्वारा हमारे को मैसेज दिया जाता है आग काफ़ी भयंकर सिचुएशन में है। तो देखते हुए हमने जिला पानीपत की सभी गाड़ियों के अलावा एनएफएल, रिफाइनरी और थर्मल को मैसेज कर दिया है। और इसके अलावा जो नियर बाय के डिस्ट्रिक्ट है हमारे, करनाल है, रोहतक है, कुरुक्षेत्र है। और पुंडरी में डीएवी स्कूल से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यूनिटी मार्च निकाला गया। विधायक सतपाल जांबा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है और आज भी उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। सतपाल ने कहा कि आज का यूनिटी मार्च युवाओं को एकजुट भारत का संदेश देता है। इसके साथ ही डीएवी स्कूल में 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। मार्च में भाषा, वेशभूषा, संस्कृति की विविधता के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया गया। शिक्षकों ने बताया कि सरदार पटेल ने 562 रियायतों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया था। यूनिटी मार्च का उद्देश्य बच्चों को राष्ट्रीय एकता की महत्ता समझाना था। जिनके कार्यों के कारण
तो रन फॉर यूनिटी जो पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है, तो रन फॉर यूनिटी कितने बच्चों को पता है कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। वो छोटी मोटी रियासतें कोई एक नहीं थी, 565 रियासतें थी कि इस एक राज्य का ये हो गया, दूसरा जगह वो हो गया, ऐसे ऐसे करते 565 हम रियासतें में हमारा देश बंटा हुआ था। उसमें से 562 को जनता की चोट पे एक करने वाले अगर कोई थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने देश को एक किया। और आज हम सब ड्यूटी मार्च के इस पावन अवसर पर एकजुट होकर यह संदेश देने के लिए खड़े हैं कि जब जब राष्ट्र को हमारी जरूरत होती है तब भारत की जनता एक होकर कहती है कि हम सब एक हैं, भारत एक है। हमारा देश विविधताओं से बना है, भाषा अलग है, बोली अलग है, परिधान अलग है, संस्कृति भी कई जगह अलग है, लेकिन हमारी आत्मा एक है और वह है भारत माता की सेवा और सम्मान। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। एक दफा रोक दफा सबको पता, तुझको नहीं क्यों पता? अबे सोचू, अच्छा इंडिया को मालूम है, एक दफा हर रोग दफा। एक और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जुलाना विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें जींद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ऋषिपाल और जुलाना विधानसभा प्रभारी ऋषि राम यादव ने मुख्य रूप से शिरकत की। तो वहीं इस अवसर पर इंदिरा गांधी की फोटो का पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके योगदानों को याद करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ऋषिपाल ने कहा कि इंदिरा गांधी वे मजबूत लेडी थी जिन्होंने देश के लिए काम किया और देश के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दी। फिर चाहे वो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाना, उनके द्वारा लिए गए निर्णय अद्भुत थे। ऋषि यादव जी किया गया 26 तारीख को जींद में जो हम डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, उस सिलसिले में हमें आज उचाना विधानसभा की मीटिंग बुलाई। उसी की तैयारी के लिए, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेन हमारा संबंध एक ही है, आज के दिन 26 तारीख के अभियान को सफल बनाना। और इंदिरा गांधी जी को भी याद किया। हाँ, 19 नवंबर है, इंदिरा गांधी जी को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और मीटिंग बुलाने के लिए सेम एक ही पर्पज रखा है, इंदिरा जी को याद करने के लिए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी को याद करना। हमारी जो प्रथम लेडीज प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती मना रहे हैं और इसके साथ साथ जो हमारा 26 नवंबर का कार्यक्रम है उसके बारे में हम सभी को निमंत्रण देने के लिए आए हैं।
और जो वोट चोर गद्दी छोड़ का हमारा कार्यक्रम है 26 तारीख का, सभी से हमने निवेदन किया है कि वो 26 तारीख के कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, इसीलिए आज जुलाना में आए हैं। जिताज किया गया आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती को 108वीं जयंती है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें जिला के अध्यक्ष ऋषिपाल जी और सभी हल्का से आए हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि जयंती किया है। और इंदिरा गांधी एक नाम नहीं, वो एक ऐसी पहचान थी देश के लिए जिसने विदेशियों को एक विदेश नीति बदलने पर मजबूर किया था। आज भी लोग इंदिरा गांधी जी को याद कर 1971 की लड़ाई को याद करते हैं। उसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। वो इतनी मजबूत थी कि उन्होंने जो फैसला ले लिया उसके आगे अमेरिका और दूसरी विदेशी ताकतें घुटने पर आने को मजबूर हो जाती थी। चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, उन्होंने कभी किसी के आगे झुके नहीं और अंतिम सांस तक उन्होंने देश के लिए काम किया और देश के लिए ही वो मरी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सिविल और इलेक्ट्रिक जेई के एसडीओ पर पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में सभी जेई फेल हो गए हैं और इस परीक्षा के लिए कुल 7 जेई पात्र थे। इनमें से 6 ने ही परीक्षा दी और इसमें एक जेई परीक्षा में अनुपस्थित रहे। इसी तरह जो है ब्लॉक निर्माण विभाग के ज्यादातर सहायक अभियंता, उपमंडल अभियंता भी विभागीय परीक्षा पास नहीं कर पाए। विभागीय परीक्षा में करीब 90% अभियंता फेल हो गए हैं। तो वही आपको बता दें, हरियाणा लोक निर्माण विभाग में विद्युत, सिविल यांत्रिक और बागवानी शाखाओं में तैनात 61 सहायक अभियंताओं और उपमंडल अभियंताओं के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।